हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सामाजिक मानव शास्त्र में अध्ययन विधियों के बारे में, जिसमें हमने पहली विधि ऐतिहासिक विधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसमें तुलनात्मक विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपैरेटिव मेथड जो है वो वर्तमान में प्रचलित सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु उपयोग में लिया जाता है, जिसमें कि हम दो स्थितियां देखते हैं। या तो एक ही समूह या समाज हो जिसमें विभिन्न समय और कालों में तुलना की जाए, या विभिन्न समाज और स्थान हो जिसमें कि समान प्रकृति की घटनाएं घटित हों। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण ने यूरोपीय या भारतीय परिवारों को किस तरह से प्रभावित किया था। हमारी सामाजिक संरचना में किस प्रकार के बदलाव जो हैं हमें दिखाई देते हैं इस औद्योगिकरण के कारण से। प्रतिदिन जीवन में नेता, अधिकारी, शिक्षक या अपने मित्रों की तुलना हम करते रहते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों, आर्थिक तथ्यों, जनसंख्या के आंकड़ों, प्रगति, विकास की तुलना भी हम अक्सर करते रहते हैं। तो इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक कार्य में तुलना का कार्य अवश्य करते हैं। उन समस्याओं का संबंध जिनका कि भूतकाल और इतिहास से संबंध होता है, उनका हम वर्तमान के साथ तुलना करते हैं, या वर्तमान समस्याओं को हम उनके साथ तुलना करके देखते हैं कि इनका हल किस प्रकार से किया जाएगा। अनुसंधान के कार्य में तुलनात्मक विधि अपने आप में बहुत ही उपयोगिता रखती है। इसी तरह तुलना के साथ व्याख्या करना इसके अंतर्गत लिया जाता है। मानवीय संस्थाओं तथा विश्वासों में विकासपूर्ण क्रम को बताने के लिए भी यह एक सही विधि सिद्ध होती है। हम देखते हैं कि इस तुलनात्मक विधि को बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपनाया है। अगर हम समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट की बात करें तो उन्होंने सामाजिक विकास के 3 स्तरों की चर्चा हमारे सामने की है, जिसमें कि वो हमें बताते हैं कि समाज जो है वो तात्विक स्तर, उसके बाद दार्शनिक स्तर और फिर वैज्ञानिक स्तर तक पहुंचा है। जिस भी घटना की हम व्याख्या करते रहे हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक, अब हम वैज्ञानिक तरीके से उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इमाइल दुर्खिम की बात करते हैं तो इस विचारक ने अपनी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में आत्महत्या के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताया है, और विभिन्न देशों में आत्महत्या की दर और उनके कारणों की विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि व्यक्ति क्यों आत्महत्या करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि वो जानते होते हैं कि इसका अंत जो होगा वो उनके जीवन का अंत ही होगा, यानी कि इस क्रिया का जो परिणाम होगा वो उनके जीवन का अंत होगा। इसी प्रकार से हम मैक्स वेबर की जब बात करते हैं तो उन्होंने पूंजीवाद और धर्म के मध्य संबंध स्थापित करने की बात कही है। वह कहते हैं कि पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म के मध्य जब मैं संबंधों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा उदार थे। उन्होंने तर्कपूर्ण तरीकों से, खुले विचारों से चीज़ों को अपनाया, इसलिए वे ज़्यादा विकास और तरक्की कर गए बजाय कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले। जबकि ये दोनों ही ईसाई धर्म की 2 अलग अलग शाखाएं मानी जाती हैं, और उन्होंने दुनिया के 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके हमें यह समझाने का प्रयास किया। जब हम इस विधि की महत्ता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तुलनात्मक विधि प्राकल्पना के परीक्षण में सहायक होती है, अर्थात अनुसंधान में जो प्राकल्पनाएं हमने निर्मित की हैं क्या वो वास्तव में सही है या नहीं है, उनकी यह परीक्षा करती है। कार्य कारण संबंधों को जानने हेतु भी तुलनात्मक विधि का सहारा लिया जाता है कि किस कार्य के पीछे क्या कारण रहा है, यह इसके संबंधों को जानने का एक तरीका है। सांख्यिकी विश्लेषण यानी कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करते हैं उसमें तुलनात्मक विधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, जो कि आर्थिक आंकड़े सरकार द्वारा या गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हम उनकी तुलना पुराने आंकड़ों से करते हैं। निष्कर्ष निकालने में और उन निष्कर्षों का परीक्षण करने में भी यह विधि है यह सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह से
जब हम परिवर्तन की बात करते हैं कि समाज जो है वो परिवर्तन की ओर अग्रसर होता रहता है, क्योंकि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव ना हो, चाहे वो संरचनाओं में बदलाव हो और चाहे उसके कार्यों में बदलाव हो, वो हमें दिखाई नहीं देता कई बार, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव की स्थिति बनती रहती है। और परिवर्तन की दिशा को जानने में भी यह तुलनात्मक विधि हमें सहायता करती है। इस प्रकार से हम न केवल वर्तमान में प्रचलित सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु इसे प्रयोग में लेते हैं, बल्कि हम भूतकालीन घटनाओं के समझने में भी इसको प्रयोग में लेते हैं और उनकी तुलना हम वर्तमान में करते हैं। इसी तरह हम आदिम समाजों की तुलना जो है वो आज के सभ्य समाजों से करते हैं और आदिम समाजों के जब विकास को जानने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से सभ्य समाजों तक पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से यह तुलनात्मक विधि एक बहुत ही उपयोगी विधि के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।